एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दूसरी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो गया है और पाकिस्तान के इकनॉमिक तनाजुर में भी इस कॉन्फ्रेंस को बड़ी अहमियत की हामिल समझा जा रहा है, चूँकि आइडियाज़ से पाईमैक को जो चीज़ मुख्तलिफ बनाती है वो जो मैरीटाइम डिफेंस है, उसके साथ साथ इसमें जिस तरह ब्लू इकॉनमी को ब्लेंड किया गया है वो एक बड़ी काबिल कदर चीज़ है, चूँकि पूरी दुनिया में जो ब्लू इकॉनमी का वॉल्यूम है वो अब 2.8 to 2.9 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है। और उसमें पाकिस्तान की जो शमूलियत है, जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन या रोल है, वो फ्रैक्शंस में और वो ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ब्लू इकॉनमी का जो पोटेंशियल मौजूद है, अब उसको एक्सप्लोर करने की भरपूर तरीके से पिछले कुछ अरसे में कोशिशें जारी हैं। और हमने 2023 में पहली पाईमैक देखी थी जिसमें तकरीबन 22 MOU साइन हुए थे और उसके बाद ब्लू इकॉनमी को एक बड़ा वाज़े फ़रोग़ मिला हमारे मुल्क में, न सिर्फ फिशरीज सेक्टर को बल्कि उसके बाद हमने देखा कि जो इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें भी अब एक संजीदगी के साथ न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स बड़े संजीदगी के साथ इस बड़ी कॉन्फ्रेंस को करवाने में कामयाब रहे और ये कहा जा रहा है कि ये पाईमैक 2025-2023 के एडिशन से भी ग्रैंड लेवल की साबित होगी और उसमें जो डेलीगेट्स हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है, जो इसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स आए उनकी भी तादाद ज़्यादा है और लोकल इन्वेस्टर का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस वक्त पाया जा रहा है। अब कितना एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है ब्लू इकॉनमी में और हमारी ब्लू इकॉनमी का जो नंबर है वो कितना ऊपर जा सकता है, उसके रियल पोटेंशियल तक हम पहुंच सकते हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड खवार अली शाह साहब जो फॉर्मर DG नीमा है, साबिक हाई कमिश्नर है मालदीव्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खवार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब पाईमैक 2023 हमने देखी, अब 2025 का दूसरा एडिशन जो ज़्यादा बड़े स्केल पर हो रहा है, तो इससे हम क्या उम्मीदें लगाएं? हमारी ब्लू इकॉनमी मज़ीद कितना ऊपर जा सकती है इसके ज़रिए? शुक्रिया, आपने ये मौका मुझे फराहम किया। मैं क्योंकि मालदीव्स में हाई कमिश्नर था पाकिस्तान का, जैसे आपको मालूम है कि मालदीव्स की जो इकॉनमी है वो सारी की सारी ब्लू इकॉनमी है, तो वहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पर कैपिटा इनकम जो है ना तकरीबन अब लगभग $20,000 के करीब पहुँच गया है सिर्फ ब्लू इकॉनमी से, और हमारा जो है वो $1,500 पर है। तो हम जो हमारा ब्लू इकॉनमी से फ़ायदा नहीं उठा रहे, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है PMAC का, जिससे हुकूमत को झंझोड़ने में मदद मिलेगी और जो नेटवर्किंग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होगी और जिधर जिधर कोई बॉटलनेक्स है वो उससे बेहतरी आएगी। मैं चंद चीज़ों पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कुछ पे पेसिमिस्टिक हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जैसे हम देख रहे हैं बतदरीज जो है वो मैरीटाइम सेक्टर में एक कमी वाक़ हुई है। हमारे जैसे आपको मालूम है जो जहाज़ हैं वो कम होते गए हैं। हमारे पास इतना बड़ा कैप्टिव 110 मिलियन टन्स का हमारे पास कार्गो आता है, मगर जहाज़ हमारे वो नहीं उठाते। हमने आहिस्ता आहिस्ता इतनी मुश्किलात हर चीज़ में पैदा करनी है, रेड टेप ज़्यादा है, जो मंसूबे बनते हैं वो हाफ बेक्ड होते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद वो एडजस्टमेंट्स चाहते हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा ज़्यादा गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा जो कार्गो है हम खुद उठाएं, उससे एकदम फ़ायदा होगा। उसमें मुझे थोड़ा सा ज़रा नज़र नहीं आ रहा कि प्लानिंग कमीशन कितने जहाज़ या मैरीटाइम मिनिस्ट्री खरीद कह तो रहे हैं कि हम 30 जहाज़ करने लेंगे, मगर बड़े अरसे से सुन रहे हैं मगर वो 11 के 11 ही जहाज़ हैं। इसी तरह जो हमारा मैरीटाइम टूरिज्म को मुश्किल नहीं है उसको बढ़ाना, मगर उसमें जो बंदिशें हैं, डाइविंग आप इतना बड़ी आपकी कोस्ट लाइन है, मालदीव सारा जो है मैरीटाइम टूरिज्म पे डेवलप हुआ हुआ है। 6,000 पाकिस्तानी जाते हैं मालदीव में मैरीटाइम टूरिज्म करने। पाकिस्तान में आपके पास डाइविंग की इजाज़त नहीं है। आप एक अदारे के पास जाते हैं, वो कभी मना कर देता है, कभी इक्विपमेंट ले लेता है। मालदीव्स में 700 है, हिंदुस्तान जो उसमें इतने ज़्यादा डाइविंग के और मैरीटाइम टूरिज्म के मौके हैं। आपने स्कूटर्स लेने हैं, अगर वाटर स्कूटर्स आपने दरियाए नीलम पे चलाने हैं तो वो आपको ड्यूटी फ्री मिल जाएंगे, मगर अगर कराची के बाहर चलाने हैं तो उस पर ड्यूटी फ्री आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको इन गवर्नमेंट
की रेगुलेशन से आज़ाद किया जाए। सिक्योरिटी अच्छी चीज़ है, मगर वो इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो कि 700-800 किलोमीटर की पूरी कोस्ट ही आप बंद कर दें किसी तरह की रिक्रिएशन के लिए। सही। और ये छोटे छोटे जैसे आपके पास मालदीव्स ने डेवलपमेंट की है अपने, वो इतनी बड़ी बूस्ट मिलेगी, आप लोकल गेस्ट हाउसेस की इजाजत दें। तो ये फिशिंग में इसी तरह सारी दुनिया जो है कि वो ट्रॉलर्स बेहतर हो गए हैं। तो हमारा जो, अगर हम अपना मुवाजना करें अपने इर्द गिर्द के ममालिक से, तो हमने क्योंकि इतना ज्यादा वो रेड टेपिज्म और बैरियर्स क्रिएट कर दिए हैं एक मार्केट इकोनॉमी से, कि मुझे नहीं नजर आता कि जल्दी कोई इफेक्ट आएगा। ये जैसे कहते हैं T20 और टेस्ट क्रिकेट, जी अभी टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा। तब आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन खबर साहब, आज जब ये पाईमैक की ओपनिंग सेरेमनी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ तो तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ एक पेज पर हमें दिखाई दिए कि नेवी की जो टॉप लीडरशिप है वो भी वहाँ मौजूद रही, रेलेवेंट मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी थे, कॉरपोरेट सेक्टर के सरप्राइजिंगली वहाँ बड़े लोग आए हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी अपने एंड से अपना रोल प्ले करेगी, रेगुलेशंस को थोड़ा ईज करेगी, और कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, खासतौर पर जो लोकल इन्वेस्टर है हमारा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुला छोड़े प्राइवेट इन्वेस्टर को। आपका जैसे वो पॉल एडम्स की है कि एक इनविजिबल, अगर आप खुला छोड़ते हैं रेगुलेशन से, अभी सब कुछ वो रुक जाता है। एक एनओसी के पेपर के चक्कर में हर चीज इन्वेस्टर भाग जाता है, आपका डर लग जाता है लोगों को कि आज ये पॉलिसी है, कल एनओसी नहीं मिला तो क्या होगा, मैं अपने करोड़ों रुपए ज़ाया ना चले जाए। ये अच्छी चीज है, नेवी बहुत अच्छी चीज कर रही है कि ये, इसके अलावा पाकिस्तान में ग्रोथ का इतना चांस है ब्लू इकोनॉमी से जो दूसरी जगहों से शायद नहीं है। मैं आपको जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें हैं, जैसे डाउस, जो पुरानी लकड़ी की किश्तियां बनती थी, वो हमने इतना मुश्किल कर दिया इधर बनाना कि उसके इंजन अब दुबई में जाके लगते हैं, उसको टो करके यहाँ से ले जाते हैं, वो भी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। तो हमने एक सिक्योरिटी के नाम पे ये पूरा जो हमारा समुंदर है उसको बहुत गड़बड़ कर दी है इधर। तो इसको शुरू से समुंदर एक आज़ाद जगह है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमम रेगुलेशन हो, गवर्नमेंट का रोल हो कि छोटे छोटे वो कुछ चीज़ें करे और फैसिलिटेट करे ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, छोटा इन्वेस्टर भी आए। हम भागते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के पीछे, जो वो 5-6 कोई बर्थे ले लेते हैं, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपका जो छोटा इन्वेस्टर है उसको आप खुला छोड़ें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बेहतरी लाएगा। मेरा ये ओपिनियन है, जो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अभी 8-10 बड़ा फॉलो कर रहा हूँ मैं स्टडी, जितने भी सारे हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं, वो सबसे ग्वादर का वो एग्जाम्पल ले लें। ग्वादर हमारे पास कराची पोर्ट अंडर कैपेसिटी पे चल रही है, PQA अंडर कैपेसिटी पे चल रहा है। हम ग्वादर 20 साल से बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ग्वादर में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके बाद पोर्ट जो बनी है, पोर्ट का से उधर ओमान में, वो आगे निकल गई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ज़रा प्लानिंग बेहतर करनी चाहिए। 5 साल मंसूबों में कोई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो एक पॉलिसी का तसलसल हो और लोगों को पता हो कि ये चीज़ें हम चेंज नहीं करेंगे। और खबर साहब, ज़ाहिर है चलें पोर्ट एंड शिपिंग में अगर काम स्लो हो रहा है या हम अंडर कैपेसिटी काम कर रहे हैं, तो हमारी जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो भी हम सही तौर पर अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। 450 to 500 मिलियन डॉलर्स की हम वो कर रहे हैं, पोटेंशियल हमारा 3-4 अरब डॉलर्स का है। फिर हम बीच टूरिज़्म को भी उस तरीके से नहीं डेवलप कर सके भी, चूँकि मालदीव्स में तो आप रहे हैं, वहाँ की आपने मिसाल दी, तो कितना बड़ा फ़र्क एक पर कैपिटा इनकम में। सिर्फ इन 2 सेक्टर्स को ही अगर हम फुली फोकस कर लें तो शायद हम 6-7-8 अरब डॉलर का इजाफा अपनी इकॉनमी और GDP में कर सकते हैं। ये जी बड़े आराम से कर सकते हैं। मैरी टाइम टूरिज्म में तो आपने सिर्फ वो जगह, लैंड आपके पास बेतहाशा है, आपने बस आम लोगों को इन्वेस्टमेंट का कहना है कि जी इधर गेस्ट हाउसेज आप बना दें। आप देखिएगा कि पूरा जैसे गर्मियों में सारा पाकिस्तान जाता है और उधर की लोकल इकॉनमी आप देखें ना, नॉर्दर्न एरियाज की कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ये गिलगित बल्तिस्तान, वही सारे लोग सर्दियों में इधर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बीचेस, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि हमारे बीचेस मालदीव से बेहतर है। हमने उसको सही तरह जो है ना उसको यूटिलाइज नहीं किया। और इसी तरह जो आपकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है,
फिशिंग इंडस्ट्री अब हम जो है वो रेगुलेशन में हम ट्रेनिंग नहीं है फिशरमैन की, वो छोटी फिश पकड़ लेते हैं। यही फिश जो 50 सेंट की बिकती है वो उसको ज़रा बड़ा होने दें तो $6 की $10 की बिक जाएगी। तो हमारा ओवर फिशिंग हो गई है, स्टॉक्स डिप्लीट हो गए हैं। तो इसमें जो हम ध्यान नहीं दे रहे, ये बड़ा अफसोस है। अभी शुक्र है कि नेवी ने अब एक्टिव रोल अदा करना शुरू किया है और इंशाल्लाह बाकी जो वो हैं जो लोकल स्टेक होल्डर्स वो भी आगे आएंगे और ब्लू इकोनॉमी में फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत मिल सकती है। अभी हम जैसे वो मर्चेंट नेवी का बिल्कुल खत्म किया हुआ है। आप इथोपिया देखें, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके पास हमसे ज्यादा शिप्स हैं। उन्होंने सिर्फ ये काम किया है कि वो ये कहते हैं जी कि जो भी आपने अपने इथोपिया के लिए चीजें खरीदनी है वो इथोपियन शिप्स पे आएंगी। तो आप ये कर दें तो आप सोचें कितने ज्यादा शिप्स हो जाएंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी हो जाएगी। इधर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आपका जो है ना इतना बढ़ जाए आपका, और आपके पास कोई किसके लिए नौकरियां नहीं है। मैरीटाइम टूरिज्म में इतनी नौकरियां निकल आएंगी। तो मेरा यही गुजारिश है हुकूमत से कि प्लानिंग वाले जब बैठते हैं 5 साल का प्लान बनाते हैं तो उसमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, तो जरा ज्यादा डिटेल करें और अच्छे फैसले करें ताकि हम आसपास के मुल्कों के साथ कम्पीट करके उनसे बेहतर करें। सही। ख्वाजा साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ज़रा इसका भी आप ब्रीफली जवाब दीजिएगा। जो सी पोल्यूशन है इस वक्त खासतौर पर अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ के सी तो चलें, चूँकि आपने भी कहा कि हमारे बीचेस मालदीव से भी अच्छे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं इतने पोल्यूटेड सी हैं कि उसमें वो सी फूड भी अवेलेबल नहीं है 3-3, 4-4, शायद 5-5 किलोमीटर तक। तो ये इस पर भी इस वक्त फिर शहरी हुकूमतों को तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ये देखें ना जी, आप 400 मिलियन गैलन्स जो है ये कराची हार्बर में डंप कर रहे हैं सीवरेज का। अब आप सोचें यही सीवरेज को अगर आप इसको प्योर कर दें, इसको सफाई कर दें, ये हांगकांग में काफ़ी मुल्कों में ये सीवरेज को इस लेवल तक साफ़ किया जाता है कि वो पीने के काबिल हो जाता है। यही कराची हार्बर था कि जब हम छोटे थे या हम नेवी में ज्वाइन किया था 1972 में, तो वो कॉइन फेंक के बच्चे ड्राइव करते थे और वो कॉइन उठा के ले आते थे। अभी आपको सीवरेज लगता है कि आप जैसे सीवरेज है और कितने सालों से है। तो ये इसके बहुत कितना अपना मैंग्रोव्स को खराब कर रहे हैं, कोस्टल इकोनॉमी को, जो लोग बेचारे रहते हैं उधर। आप बच्चों की वो देखें कितनी मुश्किल है कि अब ऐसे पानी में रह रहे हैं जहाँ पे हर वक्त गंदगी है। तो ये आपकी बात सही है कि इसको ठीक किया जा सकता है। और कराची को कितनी सख्त पानी की जरूरत है। ये फैक्ट्रीज क्यों उसको क्लीन करके नहीं करती, या क्लीन करके उसको दोबारा रिसाइकिल क्यों नहीं करती? इतना पैसा और इतना ये पानी जाया होता है। ये भी बहुत बड़ी एक रिसोर्स आप जाया कर रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है ये बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाइस एडमिरल रिटायर्ड खबर अली डीजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स और फॉर्मर हाई कमिश्नर मालदीव हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।